वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी डेट है 23 मार्च। 23 मार्च के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हमारे ये ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये पेड रहेगी, लेकिन ये जो वीडियो है वो फ्री है। तो ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि वो इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, तो बना लीजिए। बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए वो ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत सही रहेगा आपके लिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स जो है वो टाइम से मिल जाएंगी, क्योंकि सारी जो अपडेट्स हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर्स को आज के। सबसे पहले एक साथ इलेक्शंस करवाना, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आर्टिकल 356, माइग्रेंट की डेथ, प्रवासी जितने होते हैं उनकी मौत का एक पूरा मतलब एक आंकड़ा देखेंगे। और न्यूक्लियर वेस्ट एंड देन इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन। फर्स्ट आर्टिकल है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अभी रिसेंटली ही एक कमेटी है जिसने यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर अपने रिपोर्ट को सबमिट किया है। ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट पहली बार ऐसा आई है या फिर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। बहुत बार ऐसे डिस्कशंस हो चुके हैं, 191 डेज तक यहाँ पर डिस्कशंस भी हुए हैं, स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स, रिसर्च वर्क हुआ है। कमेटी में यहाँ पर जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे, और बाकी इसमें अमित शाह, श्री गुलाम नबी आजाद जो कि ऑपोजिशन के लीडर रहे हैं, एनके सिंह जो कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल भी लोकसभा के सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे जो कि एडवोकेट है, और संजय कोठारी। इन सब लोगों को मिला करके एक पूरी कमेटी बनाई गई है जिसमें इन्होंने यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बोले हैं, जिसमें से हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने व्यूज रख के 32 ने उसको सपोर्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज लोगों को भी दिए गए थे, लोगों ने भी यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सेज के ऊपर डिस्कशन किया है। तो इस तरीके से ये एक क्लास यहाँ पे स्टार्ट की गई है कि भाई हम इस तरीके से करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबका क्या कहना है, देखिए भाई, जो भी हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस और ये सब रहे हैं उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया था इंटरेक्शन करने के लिए, उनसे भी डिस्कशन करने के लिए उनको इनवाइट किया गया था। एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सीआईआई, फिक्की, एसोकॉम, काफी सबको यहाँ पर बुलाया गया था, एक्सपर्ट्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें से फाइनली यहाँ पर रिकमेंडेशन ये आई है कि अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर फेवरेबल, सब कह ही रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो वैसे ही करवानी है, तो अगर वो सब कह ही रहे हैं कि हमें इलेक्शन इस तरीके से करवाने हैं, तो उसके लिए 2 स्टेप उन्होंने बोले हैं। पहला स्टेप ये बोला है कि लोकसभा और जो हमारा एमएलएज हैं मतलब सीएम है उनके इलेक्शंस एक साथ होंगे। सेकंड स्टेप में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस उन्हीं के साथ करवाए जाएंगे। ठीक है, सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा, एक ही एपिक जो होता है मतलब कि हमारी जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो एक ही बनाया जाएगा, ऐसा बोला है। ये जो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, ये तो आप लोग समझते ही हो। अब इसमें आता है अगर हम एक साथ इलेक्शंस कराते हैं तो उसके फायदे क्या होंगे। देखो, सबसे पहला फायदा होगा कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, है ना, कॉस्ट सेविंग्स हो जाएंगी। गवर्नेंस करना इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगेगी तो वहां पर जितनी भी नीतिगत घोषणाएं होती है उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसा होगा ना। तो इससे बहुत फायदा होगा ये चीज का। रिसोर्स थोड़ा सा इजीली रैशनलाइज हो जाएगा, एक ही जगह पे रिसोर्सेज रहेंगे सारे। वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोग एक ही बार आएंगे, सारा वोट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और इजीली किसी एक जो है रीजन का या कास्ट का डोमिनेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा ये चीज, जो कि सही भी है। ठीक है भाई, तो ये तो थे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके नेगेटिव। तो देखो भाई, इतना बड़ा, सबसे पहली बात तो ये ही कि लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक चैलेंज बहुत है, पोलिंग स्टेशंस बनाना, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करना, लार्ज स्केल ऑपरेशंस यहाँ पे लेके आना। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स बहुत है
है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न्स में सबसे पहली चीज क्या रहेगी, इश्यूज हो जाएंगे फिजिबिलिटी के, क्योंकि हो सकता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो जितने भी प्लान है वो बीच में मिड में कोलैप्स हो जाए, कोई एक सरकार कोलैप्स हो गई तो फिर तो वही वापस प्रॉब्लम्स वापस शुरू हो जाएंगी। तो कोलैप्सिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। फेडरलिज्म का इशू हो सकता है ना, वन नेशन वाला इशू, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। वीवीपैट मशीन से हम ये भी कहते हैं कि भाई हर मशीन को 15 साल में रिप्लेस होना चाहिए, तो मशीन का प्रॉब्लम हो जाएगा और डेमोक्रेसी में इश्यूज आएंगे। तो ये है। ठीक है, एक तरीके से दोनों चीजें यहाँ पर ठीक भी हैं, दोनों चीजें यहाँ पे गलत भी हैं, तो वो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये ही एक सबसे बड़ा इसके अंदर है कि ये सही है या सही नहीं है। यही एक काफी बड़ा इशू है कि सही करना चाहिए इसको या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट फर्स्ट आर्टिकल। आई होप सब लोगों ने इसके बारे में पहले भी जरूर सुना हुआ होगा, ये काफी बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा से न्यूज में। राइट, तो ऐसा हो सकता है ना, ये जितने भी आप चीजें पढ़ रहे हो, जितने भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये सब आप लोगों ने सुना हुआ है ऐसी चीजें, क्योंकि अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है ये चीजें। तो वही है कि अब इन्हीं सब चीजों को चेक करते हुए, रिकमेंडेशंस यहाँ पे देखते हुए, हमारे भारत इंडिया सबके यहाँ पर रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए ये चीज करने की जरूरत है। राइट एवरीवन, तो ये है इस तरीके से स्टेप्स। छोटा सा आर्टिकल, इसको याद रखिएगा। अगला आता है आर्टिकल 356, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता ही है। आर्टिकल 356 सीधा सीधा यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, जो कि ये बोलता है कि आर्टिकल 356 जो है वो हमेशा ऐसे ही यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ किसी पर्टिकुलर केस में ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। है ना, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 356 का इस्तेमाल प्रेसिडेंट रूल ही कहते हैं, जब किसी भी एक किसी भी एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए। है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जब भी फेलियर हो जाता है किसी भी स्टेट में, तभी जाके इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने इसके लिए भी बोला था कि इट शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, और इसको जो है बोला था इन्होंने कि मैं ये आर्टिकल ऐड तो करवा रहे हैं, पर इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए कभी भी, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, और ये अनुपयोगी अस्त्र बन के रह जाए, मतलब इट वुड रिमेन अ डेड लेटर, तभी इसका फायदा रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। जो कि ऐसा नहीं कि ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत बार इसका मिसयूज भी किया गया है। ठीक है, ओरिजिनल इसकी इंटेंशन कुछ और थी, मूल उद्देश्य कुछ और था, पर फिर भी यहाँ पर राज्य सरकार गिरने के बाद जो है ये सब चीजें की गई हैं। सरकारिया कमीशन ने भी इसके ऊपर बोला था कि भाई जितने भी आज तक जो है ये चीज लगी है, आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल जब जब लगा है, उसमें से 1/3 तो गलत तरीके से ही लगा है। ठीक है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर बोला। और आर्टिकल 356 का जो फ्रीक्वेंट यूज होता है 356 का, वो इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। 48 टाइम्स आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया था। 22 महीने की नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। 1997 में मोरारजी देसाई ने भी इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया था। तो भाई पहली बार तो जो इस्तेमाल किया गया वो पंजाब में किया गया था। पंजाब में जो दंगे हुए थे उसको सुलझाने के लिए तब किया गया था। और इससे जुड़े हुए कई बार कई केसेस में भी बोला गया, जैसे कि एसआर बोमाई केस। मार्च 11 1994 में 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसके ऊपर स्टैंड लेते हुए बोला है कि आर्टिकल 356 में जो भी है उसको जुडिशियल रिव्यू में करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर जो है जुडिशरी हमारी इंटरफेयर कर सकती है, और वो मैलाफाइड है या इरेलीवेंट है वो भी पता चलना चाहिए। कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफी सारी बातें कही हैं, इसकी प्रोक्लेमेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके लिए डिसॉल्व हो जानी चाहिए गवर्नमेंट, काफी सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो आर्टिकल 356 यही कहता है कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, वहां पे सीएम मेजोरिटी से इलेक्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया जाएगा। गवर्नर के कहने के अकॉर्डिंग वहां पे लगा दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर ही रूल करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट रूल करने आएंगे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर ही रूल करेंगे। ठीक है, और यूनियन कैबिनेट जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर डिसॉल्व भी कर सकती है। ठीक है, और ये बात भी है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगाना है कभी भी, तो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लगेगा, इसके लिए वहां के जो हमारे पार्लियामेंट है वहां पे उसका अप्रूवल जरूरी है। हाँ, वो अप्रूवल 2 महीने में मिल सकता है। ठीक है, पहले 6 महीने के लिए मिलेगा, उसके बाद इसको हर 6 महीने में बात करते करते अप्रूवल लेते लेते 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसको कई बार इस्तेमाल किया गया है, रीजनेबल नेक्सस का नाम दे करके कई बार इसको आगे इस्तेमाल किया है। तो इमरजेंसी जो भारत में आपको पता ही है, आप पार्ट 18 में लिखी हुई है, आर्टिकल 352 356 और 360।
आर्टिकल 352 में हम लोग जो है नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं भारत के किसी भी हिस्से में। किस किस केस में लगा सकते हैं? 3 ग्राउंड, इसके अलावा और कोई ग्राउंड्स नहीं है। वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन, मतलब कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सिर्फ इसी केसेस में लग सकती है। इन 3 केसेस में अगर रहेगी हमारी, तो ही आप आर्टिकल मतलब ये लगा सकते हैं। इसे हम वॉर और एक्सटर्नल के बेस पे लगे तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं, और अगर आर्म्ड रेबिलियन के बेस पे लगी है तो उसे इंटरनल अग्रेशन कहते हैं या इंटरनल इमरजेंसी। पहले इसकी जगह वर्ड जो है वो इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ करता था। अब इसको जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद से चेंज कर दिया गया है। तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सारी याद रखनी है, ठीक है। ये सब भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल 360 भी है। आर्टिकल 360 है जब कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। फाइनेंशियल मतलब है यहाँ पर कि कभी भी देश में कोई भी फाइनेंशियली चीजें हो जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली चीजें हो जाती हैं, उस समय पर जो है ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और ये इमरजेंसी के लगाने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली थी। सारे जब भी इमरजेंसी लगी होती है तब वो सारे फंडामेंटल राइट्स को लिया जा सकता है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। 21 क्या है? 21 में 3 पॉइंट्स आते हैं: प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है। राइट, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। और कुछ इसमें जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है वो हमारे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से भी लिए गए हैं। वाइमर क्यों नाम है? क्योंकि जिस जगह पे संविधान को लिखा गया था उसका नाम है वाइमर, वो जगह का नाम है वाइमर, ठीक है। तो ये था हमारा इमरजेंसी से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स। इससे भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चंस आते हैं। इमरजेंसी के इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सारी जो भी है इमरजेंसी में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे। सो दिस शुड बी दी योर अप्रोच। इमरजेंसी जब भी आप रीड करो पढ़ो, उसमें से ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करनी है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आर्टिकल है माइग्रेंट की डिटेल्स। देखो भाई, यूएन ने अभी रिपोर्ट निकाली है और जिसमें ये बताया कि जितने भी माइग्रेंट्स आते हैं उनकी डेथ किस तरीके से रही है। तो देखो भाई, जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स आई हैं 2022 में, जितने भी माइग्रेंट्स पूरे वर्ल्ड में इधर से उधर आए हैं, उनमें 20% की यहाँ पर डेथ हुई है। ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन वालों की रिपोर्ट का कहना है। इन्होंने बोला सी रूट या लैंड कहीं से भी आते हो, करीब 8,500 माइग्रेंट्स की यहाँ पर डेथ हुई है, जो कि आज तक का सबसे बड़ा एक रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर डेथ होती है वो कहाँ पे होती है? मेडिटरेनियन सी में क्रॉस करते समय, है ना। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। तो अफ्रीका से यूरोप आते समय या फिर यूरोप से अफ्रीका आते समय जो यहाँ पे क्रॉसिंग का सिस्टम रहता है, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, वहां पर सीरियंस, अफगान्स वो यूरोप आते हैं, काफी सारे लोग वहां से भाग करके यूरोप आते हैं। तो ये जो डेथ की संख्या है माइग्रेंट्स वाली, ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये इन्होंने बताया है। और इन्होंने बताया कि भाई एशिया और अफ्रीका में भी ये चीज बढ़ गई है। ऐसा किसने बोला है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ही बोला है कि एशिया में भी 2000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जाने गए हैं और इंक्रीज हुआ है पहले से ज्यादा। एशिया में तो यही है कि भाई अफगान जो माइग्रेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा ये इशू रहा है, या रोहिंग्या के रेफ्यूजीज हैं जो सी के रास्ते से होते हुए दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो वही है ये अफगान के माइग्रेंट्स, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के रूल की वजह से ये चीजें हुई थी, ईरान में हुआ। और रोहिंग्या म्यांमार में जो वहाँ के लोग यहाँ पे आए हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार के रास्ते से वो हुआ। और अफ्रीका में भी काफी लोगों की यहाँ पर जान गई है जो कि यहाँ पर डेंजरस सी रूट यहाँ पे अपना रहे थे कैनरी आइलैंड्स में। ठीक है, तो ये जो एक स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आया है ये काफी गंभीर है। इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर कौन आया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो कि यहाँ पर बता रहा है कि जितने भी इस तरीके की चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी डेथ में। तो यहाँ पर एक गैप है, जैसे कि उन्होंने बताया डेरियन गैप है पनामा में। पनामा में होता है ना, साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका आते समय सबसे ज्यादा ट्रांजिट पॉइंट रहता है और वो डेंजरस रहता है। लोग जो है वो डंकी बन करके वहां पर उस एरियाज में आते हैं और वहां पे जाके उनकी डेथ हो जाती है।
तो वहाँ का टेरेन बहुत ज्यादा रफ है, कंडीशन बहुत डेंजरस है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका मूवमेंट देखना, उन सब में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो माइग्रेंट क्राइसिस इंडिया में काफी ज्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेट काफी आए हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17.5 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आए हैं। तो इंडिया टॉप सोर्स रहा है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। इंटरनल माइग्रेंट्स भी हुई है, काफी लोग यहाँ से वहां शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, रिलोकेट कर दिया, अपना घर ही शिफ्ट कर लिया। शॉर्ट टर्म में क्या है कि भाई आते जाते रहे, इधर से उधर मूव हो रहे हैं। तो वही है कि जब भी आप कोई माइग्रेंट बन जाते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होते हैं, तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है, साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ हाउस, एक्सप्लॉयटेशन कैसा है, फिजिकल असॉल्ट तो नहीं है, कोई फेयर वेजेस वहां पे मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस, आप कहीं भी शिफ्ट करते हो किसी भी जगह पर, तो आप ये चीजें तो बिल्कुल देखते ही हो, तो ये चीजें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो कोविड-19 का यहाँ पर इम्पैक्ट इस पे भी काफी पड़ा, क्योंकि लोग काफी सारा जॉबलेस हो चुके हैं, है ना। स्ट्रक्चर के लेवल पे इनएडिक्वेस काफी होती होती जा रही है। तो सर्कुलर माइग्रेंट्स जितने भी हैं, सर्कुलर माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, रूरल से अर्बन शिफ्ट हो रहे हैं, फिर अर्बन से रूरल, ये जो सर्कुलर चीजें चलती जा रही हैं, वो यहाँ पर हम लोगों को देखना है, बेनिफिट्स को देखना है कि बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं लोगों को, और पीडीएस उनका डोमिसाइल कहाँ का है, पीडीएस किस तरीके से उनको मिलेगा, उनको राइट्स कैसे मिलनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। वही सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप जानते हो कि कभी भी कोई माइग्रेंट अगर शिफ्ट करता है, तो उसको ये सब फैक्ट, ये सब चीजें जो है वो टाइम से मिलनी चाहिए। वही पॉइंट्स है, एग्जैक्ट सेम वही लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप लोग मेरे हिसाब से पहले भी इनके बारे में जानते होंगे, सुन रखा होगा आपने। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आप लोगों को ऐसे ही लर्न करनी है, ऐसे ही आपको आइडिया भी इसका होना चाहिए कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं। क्लियर हुआ? तो आप इसको अच्छे से रीड करिए, सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ। न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर है भाई। न्यूक्लियर वेस्ट से बहुत ज्यादा यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट होता है। न्यूक्लियर से आने वाला जितना भी वेस्ट है, उसका बहुत बड़ा मैनेजमेंट करने में मुश्किल हो जाती है, राइट। तो वही पॉइंट है यहाँ पर भी, वही मैं आप लोगों को भी यहाँ पर समझा रही हूँ कि भाई न्यूक्लियर का जो वेस्ट निकल के आता है, वो यहाँ पर हमें काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। तो भाई वही चीज है अब यहाँ पर भी। न्यूक्लियर फिजन होता है, विखंडन जब होता है, न्यूक्लियस दो है, दो एटम, दो चीजों में स्प्लिट हो जाता है, टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, जिसमें बहुत एनर्जी रिलीज होती है। और फिजन के प्रोसेस में हैवी एटम जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, वो लो एनर्जी वाले के साथ बॉम्बार्ड होकर के लाइटर न्यूक्लियाई बनाते हैं। न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में रेडियो एक्टिव दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में जाके, ठीक है, गामा फोटॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, वो सब यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। देखो आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन फिजन और फ्यूजन के रूप में होती है। फिजन में क्या होता है आपको बता ही दिया मैंने, जब एक एटम दो उसमें पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। और फ्यूजन होता है जब दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बन करके एक यहाँ पर जो है लार्जर न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर में जितनी भी एनर्जी रिलीज रिलीज होती है, ये न्यूक्लियर वेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही रेडियो एक्टिव हो जाता है। और इसको बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज में रखने की जरूरत है। अगर इसको हम सही से नहीं रखेंगे, तो लीकेज हो जाएगी और लोकल एनवायरनमेंट को यहाँ पर तबाह कर सकता है, गंदगी फैला सकता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा हॉट होता है और रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, और इसको बहुत टाइम तक संभाल के रखना पड़ जाता है। और जब ये ठंडा हो जाएगा, तब जाके इसको हम कहीं पर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके अंदर ये सब फैसिलिटीज भी होती हैं। तो न्यूक्लियर वेस्ट को यहाँ पर ठंडा होने के बाद इसको जो है वो पूल में 1 साल तक रखना पड़ता है। फिर इसको ड्राई टास्क में रखना पड़ता है, जिसमें इसको लार्ज स्टील सिलेंडर्स होते हैं, इनर्ट गैस होती है उसके अंदर, उसकी जो सील है वो पूरी तरीके से शट होनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ऐसा भी कहना है कि भाई इसके लिए स्पेशल कंटेनर्स रखो, या इसको अंडरग्राउंड क्ले या ग्रेनाइट में जाके रखो। तो हर एक के अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेस्ट ये होता है, और इसके बहुत से चैलेंजेस भी हैं। वेस्ट जो है उसके लिए एक अलग सा आइसोलेशन पायलट प्लांट होना चाहिए। ठीक है, और इसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए भी कोई तरीका होना चाहिए। तो देर आर सो मेनी पॉइंट्स है, जो यहाँ पर अलग अलग बातें कहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स कहते हैं। तो उसमें वही हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसको हैंडल करने का भी बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे। न्यूक्लियर वेस्ट फंड भी अलग से इवन यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि इसको हैंडल करने का कॉस्ट भी बहुत बढ़ा जाता है। ठीक है,
तो ये है हैंडलिंग न्यूक्लियर वेस्ट और ये सारी चीजें। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शॉर्ट में भी आप इसको अच्छे से अगर पढ़ लोगे, इसका आइडिया ले लोगे, तब भी आपको खूब इसमें फायदा रहेगा। ठीक है। तो 2015 की इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉम्बय, तारापुर और कलपक्कम में यहाँ पर इसके न्यूक्लियर प्लांट्स है, क्योंकि अपने इंडिया में 7 अभी तक ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट है, जिसमें सबसे पहला तारापुर बना था महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो फैसिलिटी है, सबसे ज्यादा मेगावाट प्रोड्यूस करने वाली, वो है कुडनकुलम, जो कि है तमिलनाडु में। ठीक है। तो वही चीजें हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज और ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए काफी जरूरी बन जाएंगे, तो आप इसको रीड कर लो सारे पॉइंट्स को। सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल है हमारी क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। यूएन की आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्होंने यहाँ पर 500 से ज्यादा फ्यूचर एमिशंस के बारे में बताया है। इन्होंने बोला है कि भाई यूएन आईपीसीसी तो बना दिया गया है, जो कि 1988 में बनाया था, डब्ल्यूएमओ ने बनाया था, यूएनईपी ने मिलकर बनाया था, ताकि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर चीजों के बारे में बताती रहे। ये अपनी रिपोर्ट वगैरह तैयार करके देती है कि भाई क्लाइमेट चेंज पे हम कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, वो सब कुछ बताती है अपना ये पूरा। ठीक है। टेक्निकल, साइंटिफिक, सोशो इकोनॉमिक नॉलेज देती है। तो आईपीसीसी जो है यहाँ पर, वो एक नेगोशिएशंस गवर्नमेंट के साथ मिलकर की सारी चीजें, ये इवन इन्होंने यहाँ पर नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है। ठीक है। ये रिसर्च वर्क वगैरह करके, ऐसा नहीं कि और कोई रिसर्च वर्क करती है, ऑलरेडी जो चीजें हो रखी है उस पर चेंजेस करके बताती है, फ्यूचर बताती है कि भाई हम ऐसे कैसे इसमें ठीक कर सकते हैं। वो अर्थ का जो टेम्परेचर आप लोग जानते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि पेरिस अग्रीमेंट में भी डिसाइड हुआ था। तो वो सब चीजें ये बताती है। ठीक है। तो इंडिया इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स जो है, उनको भी यहाँ पर बताती है। ठीक है। एनालाइज करके, तो आईपीसीसी के असेसमेंट रिपोर्ट्स देना, ठीक है, और फ्यूचर सिनारियोज को यहाँ पर बताना, ये सब चीजों का काम इनकी जिम्मेदारी होता है। तो यही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि भाई ये जो है आज के टाइम पे काफी स्टडीज इन्होंने करी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सब सहारन अफ्रीकन और एशियन जो है, चाइना को हटा के 60% वर्ल्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन है, और इनका जो है पर कैपिटा जीडीपी काफी कम है। तो इनके लिए यहाँ पर लैंड बेस्ड कार्बन सिंक्स जैसी चीजों को संभालने की जरूरत है, इक्विटी यहाँ पे लेके आने की जरूरत है। यूएनएफसीसी भी यहाँ पर इसमें देखता है कि इसमें हमें इक्विटी कैसे लेके आनी है। ठीक है भाई। तो ये था आपका छोटा सा एक आर्टिकल, एक सिंपल सा, आपको पता होना चाहिए। अगला आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और यूपीएससी का तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं हमारा अगला आर्टिकल क्वेश्चन का, जिसे है कहते हैं हम विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉक है ये। जंतर मंतर उज्जैन मध्य प्रदेश में 85 फुट का एक टावर बना हुआ है, जो कि मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, प्रेडिक्शंस, सभी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। अभी ये हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया, मतलब अभी तो नहीं, पर हाँ मार्च के महीने में ही किया गया है। और ये जो है, ये आईएसटी और जीएमटी के बीच में टाइम का भी डिफरेंस यहाँ पे बताता है। ठीक है। ये लखनऊ की एक संस्था आरोहन ने यहाँ पर बनाया है। उज्जैन को इसमें क्यों चूज किया गया, क्योंकि उज्जैन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जीरो मेरिडियन के प्रिसाइज पे, पॉइंट पे यहाँ पर आता है। तो ये पंचांग की कैलकुलेशन के लिए वैदिक क्लॉक पहली बार भारत में यहाँ पर प्लेस की गई है। सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, ये हाल फिलहाल में किया गया है। ठीक है। विक्रमी पंचांग और विक्रमी संवत कैलेंडर्स जो है वो उज्जैन से ही रिलीज होते हैं, इसलिए वहां पे वैदिक क्लॉक लगाना सबसे आसान हो गया था। ठीक है। तो अभी तो हमारा जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री ईस्ट है ना। तो ये जो पॉइंट है, इससे पहले जो है 75.78 डिग्री ईस्ट हुआ करता था, जो कि मेन पॉइंट हुआ करता था उज्जैन, है ना। तो ये पॉइंट है, इसलिए उज्जैन को भी चूज करना एक बहुत ही बेटर डिसीजन हुआ करता था। साथ ही साथ ये जीरो मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इंट्रैक्शन पे रिलीज होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे। ठीक है। फिर आता है भाई एफआईआर और जीडी के ऊपर डिफरेंस आपको यहाँ पर बताना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एफआईआर एंड जीडी। एफआईआर जीडी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली यहाँ पर बताया है कि जो कोग्निजिबल ऑफेंस होने चाहिए,
ठीक है, उसमें एफआईआर जो है वो बुक के फॉर्मेट में होनी चाहिए, जनरल डायरी की जगह एक ऐसे फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसा अभी बड़ा ज्यादा न्यूज में आ रहा था। ठीक है, अभी ही आया है ये। तो देखो भाई, इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जनरल डायरी होती है स्टेशन की डायरी, जो कि सेक्शन 44 पुलिस एक्ट 1861 के तहत यहाँ पर पुलिस के एक्ट के बारे में लिखा हुआ है, जनरल डायरी कहते हैं, जिसके अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन में होने वाली चीजें हैं, किसका कहाँ अरेस्ट हुआ, कौन सा सीनियर ऑफिसर विजिट करा, कौन से यहाँ पर टास्क दिया गया, कौन यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, किसकी यहाँ पर रिलीज हो रही है, सब कुछ वहां लिखा जाता है, जिसमें हर ऑफिसर यहाँ पर अपनी जनरल डायरी मेंटेन करता है। जबकि एफआईआर होता है रिटन डॉक्यूमेंट, जो कि पुलिस ऑफिसर बनाता है जब भी कोई विक्टिम को यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है। सबसे पहले तो कोग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन तभी होती है जब एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की जाती है, लेकिन एफआईआर के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ही आईपीसी में, ना ही सीआरपीसी में। ठीक है, तो ये है। तो समझ में आ गया डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। एफआईआर की जितनी भी कॉपी होती है, जब भी एफआईआर फाइल होती है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे भेजी जाती है। जबकि जीडी डेली डेली एक्टिविटीज के ऊपर तो मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजी जाती है। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह रियलाइज रिक्वायर्ड होते हैं एफआईआर में। एफआईआर में जब भी आप पुलिस में कोई कंप्लेंट सबमिट करते हो, तो यहाँ पर आपको हमेशा सिग्नेचर रिक्वायर होता है, और एफआईआर की कॉपी जो कंप्लेंट लिखवा रहा है उसको भी मिलती है। जबकि जीडी में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी के सिग्नेचर नहीं चाहिए होते, बस यहाँ पर पुलिस का इंटरनल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी बिल्कुल, है ना। आप पढ़ो यहाँ पर, सारा कुछ इसमें तो गलत लिखा हुआ है। एफआईआर के अंदर कोई भी यहाँ पर रिक्वायर होती है सिग्नेचर की, नहीं, जीडी में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोला है कि कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो एफआईआर के रूप में होनी चाहिए, जीडी के रूप में नहीं होनी चाहिए, कि आप जीडी में लिख दोगे सिर्फ और हो गया। जैसे आप लिखते हो ना यहाँ पे डेली की डेली एक्टिविटीज के बारे में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जीडी की एंट्री आप एफआईआर के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश केस एंड सीबीआई वर्सेस तपन कुमार सिंह केस में भी बोला था कि जीडी जो है, मतलब यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एफआईआर और जीडी में ये डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, एफआईआर जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कंप्लेंट वगैरह यहाँ पे लेते हैं। और जीडी जो है वो एक इंटरनल पुलिस रिकॉर्ड होता है, जो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वही आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर जीडी और एफआईआर का क्या रोल होता है, और हमारा क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है, उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कैसे हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं, और हमारा जो भी यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसमें किस टाइप से ट्रांसपेरेंसी आती है, और कैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस टू पीपल। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सारे सारे आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको लर्न भी करना है। सभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी हो जाएगी। काफी डिटेल में मैंने पूरा समझाया आधे घंटे तक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इनको। क्वेश्चन जो भी दिए जाते हैं उनको भी एक सीरियस ले रहा है। ठीक है, बाकी वीकली करंट अफेयर्स की आपके पास अपलोड हो गई है यूट्यूब पर, वो आप फॉलो कर सकते हो। प्लेसेस इन न्यूज अपलोड होता है, वो करना। अभी तो चलो होली का टाइम आ रहा है, सभी लोग बिजी हो जाते हैं, है ना। तो अभी आप लोग अभी तो चलो एंजॉय करो, लेकिन होली के बाद अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करनी है। बीच में मिस आउट कुछ नहीं करना, चाहे होली है चाहे कोई भी फेस्टिवल है, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल है, पढ़ाई उसको उतनी ही तरीके से रखनी है, मिस आउट कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।